बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज मैं तुम्हें रसायन विज्ञान के विषय में बताऊंगी और मैं पहली बार आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत कर रही हूं। तो आप लोगों का जो विषय रसायन विज्ञान है उसको कैसे रोचक बनाएं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को समय समय पर बताऊंगी और जिससे कि आपका वह विषय अच्छा बन जाएगा। तो रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान जिसके अंतर्गत हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं, द्रव्य का निर्माण, द्रव्य किन सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, द्रव्य के अंदर होने वाली पारस्परिक रासायनिक अभिक्रियाएं और द्रव्य का मनुष्य जीवन के लिए उपयोग क्या है, यही हमें रसायन विज्ञान बताता है। वैदिक काल में भी हमारे ऋषियों में, जिनमें कि कणाद का नाम लिया जाता है, उन्होंने यह बताया कि जो ये द्रव्य है ये मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और इसी द्रव्य से हमारी पूरी सृष्टि चल रही है। तुलसीदास, जिन्होंने कि एक महान ग्रंथ रामचरितमानस लिखा, तो उसमें भी ये कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति हो गई यहाँ पर पृथ्वी, जल जल ही हुआ पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश और समीरा यहाँ पर हवा से मतलब है। तो इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश, हवा, ये 5 तत्वों का जब आपस में समावेश होता है तो किसी पदार्थ की रचना होती है। ये हमारे महान कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा। रसायन विज्ञान का अगर हम अध्ययन करें तो 300 से 500 ईस्वी पूर्व रसायन विज्ञान के विषय में कई हमारे वैदिक ऋषियों, मुनियों, गणितज्ञों ने बता दिया था कि समस्त पृथ्वी का सार यही द्रव्य है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और भी अन्य वेदों में इस रसायन विज्ञान के महत्व को बताया गया, लेकिन उस समय सुविधाएं कम थी और भाषा का ज्ञान भी कम था। तो इसलिए इन सब बातों को समेटने में समय लगा, या जो भी संचित हो पाया था वो जनमानस तक नहीं पहुंचा और वो फिर वैसा ही रह गया। अब इसके बाद जब हम आगे के रसायन विज्ञान के विकास में आगे बढ़ते हैं तो एक रसायनज्ञ हुए 500 ईस्वी पूर्व की बातें ये पहले की हैं। अब आगे के काल में मैं जा रही हूँ तो एल्केमिस्ट एक रसायनज्ञ हुए, तो उन्होंने 2 पदार्थों के बारे में बताया। एक पदार्थ है अमृत और दूसरा पदार्थ है पारस। अमृत वह पदार्थ है जिससे कि मनुष्य कभी नहीं मरता, वो अमर हो जाता है। और पारस वह पदार्थ है, अगर पारस पत्थर है एक, अगर उससे किसी वस्तु को छू दो, किसी पदार्थ को छू दो तो वो सोने का बन जाएगा। लेकिन उनकी यह सोच, यह बात भी बहुत ज़्यादा रसायन विज्ञान के विकास में बहुत अधिक योगदान नहीं दे पाई, लेकिन उससे प्रेरित होकर के कई वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान के विकास में खोजें करनी शुरू कर दी। इसके बाद हम आते हैं आगे के काल में
तो आगे के काल में मैं बताऊंगी 18वीं शताब्दी की बात है। तो 18वीं शताब्दी को हम रसायन विज्ञान का आधुनिक काल कहते हैं। इस समय कई वैज्ञानिक हुए। लेवोशिये को आधुनिक रसायन का पिता कहा जाता है। इसके अलावा इसी काल में जॉन डाल्टन आए और इस प्रकार से रसायन जगत में समय समय पर जब जैसे जैसे दिशा प्राप्त होती रही वैसे वैसे रसायनज्ञों का आगमन होता रहा। उनमें से एक रसायनज्ञ है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, इसके अलावा गोल्डस्टीन, इसके अलावा रदरफोर्ड, क्यूरी, ये सभी वैज्ञानिक इसी काल में रसायन के क्षेत्र में आए और इन्होंने बड़ी बड़ी खोजों को जन्म दिया। आज हम देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान इतना आगे पहुंच गया है। फिर इसके बाद मैं बता रही हूँ 18वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी आई। 20वीं शताब्दी में कई अच्छे परिणाम देने वाले यंत्रों का आविष्कार भी कर दिया। उनमें कुछ ऐसे यंत्र थे जो आज भी यूज हो रहे हैं और उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कई खोजों को आगे लाने में सफलता प्राप्त करी है। तो आज बच्चों हम 21वीं सदी में चल गए हैं। तो 21वीं सदी में मनुष्य ने क्या नहीं किया है ये सभी जानते हैं। सभी आविष्कार इस समय चल रहे हैं और आज देख रहे हो तुम कि जो बिना रसायन विज्ञान के कोई भी क्षेत्र अधूरा है। तो मैं अब इसमें बताऊंगी रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन और जीव रसायन, रासायनिक भौतिकी, औद्योगिक रसायन। इसके अलावा भी रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं। तो इनमें से तुम 3 शाखाओं का यहाँ पर अध्ययन करते हो। पहला है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन दूसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन और तीसरा है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन ये 3 मुख्य शाखाएं रसायन विज्ञान की हैं। अकार्बनिक रसायन जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं और भौतिक रसायन जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो बच्चों आज रसायन विज्ञान का अध्ययन बहुत विस्तार में फैल चुका है। तो रसायन का जो व्यवहारिक उपयोग है वो असीमित है। आज देख रहे हो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व ही महत्व है। रसायन विज्ञान मानव जीवन की सेवा कर रहा है। हम देखते हैं अपने चारों ओर, जब देखते हैं दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले यंत्रों को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं और इसके अलावा जो हम भोजन हम लेते हैं, भोज्य पदार्थ जो हम लेते हैं, उनको अधिक समय तक टिकाऊ बनाने के लिए कई संरक्षित पदार्थ बन गए हैं। उनकी गुणवत्ता को बढ़ा दिया गया है। कई ऐसी दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए बन गई हैं जो लाइलाज रोगों में काम आ रही हैं और इसके अलावा खेती के लिए उन्नत किस्म के बीज पैदा हो रहे हैं। कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक औषधियाँ बन गई हैं। इसके अलावा उन्नत बीजों को पैदा किया जा रहा है। मिसाइल है, गन, तोप, टैंक, जितनी भी युद्ध सामग्री है वो सब रसायन विज्ञान का ही आविष्कार है। इसके अलावा रसायन विज्ञान ने
बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी नियंत्रण रखा है। कई प्रकार के उन्होंने ऐसे दवाइयाँ बनाई हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, और प्रदूषण को रोकने के लिए, वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए भी कुछ ऐसी दवाइयाँ बना दी हैं जिनका छिड़काव करके वातावरण को शुद्ध बनाया जा सकता है। तो क्या क्या मैं तुम्हें बताऊं? सौंदर्य सामग्री है, इसके अलावा पठन पाठन की सामग्री है, इसके अलावा आपके अन्य सामग्रियां हैं। हर जगह रसायन विज्ञान छिपा हुआ है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तो बच्चों, ये तो रसायन विज्ञान का जो महत्व है उसके बारे में आप लोग जानते हैं। अब मैं इसके बाद आपको द्रव्य के बारे में बताऊंगी कि आखिर द्रव्य क्या है। ये संक्षिप्त मैंने तुम्हें रसायन विज्ञान का इतिहास बता दिया है। तो द्रव्य 3 प्रकार का होता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो ठोस का जो है वो आपने पूर्व कक्षाओं में भी ठोस अवस्था पढ़ी है। पहली अवस्था जो द्रव्य की है, द्रव्य, इसमें से बच्चों इसकी जो पहली अवस्था है वो ठोस है, दूसरी है द्रव और तीसरी है गैस। ये है यहाँ पर तुम्हारा सॉलिड, इसको सॉलिड ठोस अवस्था है, तो सॉलिड स्टेट इसको कहेंगे, ठोस अवस्था। और ये है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, ये द्रव अवस्था कहलाती है। और तीसरे प्रकार की जो अवस्था है वो है गैस, गैस स्टेट, गैस अवस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं को मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। जो ठोस अवस्था होती है उसमें कण बहुत पास पास होते हैं। कहा जाता है कि जो द्रव्य होता है वह 3 भागों में बटा हुआ है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की भौतिक अवस्था में जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और द्रव की भौतिक अवस्था में कण कुछ दूर होते हैं, और उनके बीच में जो आप ये देख रहे हैं रिक्त स्थान कुछ ज़्यादा होता है, ठोस की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है। और जो गैस अवस्था में जो कण हैं, गैसीय अवस्था के कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ये गैसीय अवस्था। तो ठोस अवस्था में जो रिक्त स्थान है वह बहुत कम है, कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है, और द्रव में कुछ ज़्यादा है। ये देखो, ये द्रव का जो रिक्त स्थान है ये कुछ ज़्यादा है, और गैस में बहुत ज़्यादा है, एक कण दूसरे कण से काफ़ी दूरी पर है। तो इसका मतलब है कि इसके बीच में अंतर आणविक बल, 2 कणों के बीच में लगने वाला जो एक दूसरे को खींचने वाला जो बल है वो अंतर आणविक बल कहलाता है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ठोस की एक नियमित व्यवस्था होती है, और ठोस के कण सजे हुए रहते हैं, एक के ऊपर एक सजे हुए रहते हैं। और जो द्रव है, द्रव के जो कण हैं वो एक दूसरे से कुछ दूर दूर होते हैं, और उनके बीच में जो रिक्त स्थान है, ये जो रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा कुछ ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे ही जो गैस के कण हैं, गैस के कणों में रिक्त स्थान ठोस और द्रव की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। तो ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है, ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है। और जो द्रव है, द्रव का निश्चित
आयतन होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, और गैस का न निश्चित आयतन होता है और न निश्चित आकार होता है। ये मैंने आज तुमको ठोस द्रव गैस के बारे में बता दिया है। अब इससे आगे की जो केमिस्ट्री है वह जो चलेगी वो अणु और परमाणु में चलेगी। तो अब बच्चों, जो हम कण है, कणों से मिलकर के ही अणु का निर्माण होता है। जो कण हैं हम उनको देख सकते हैं, जैसे चौक के कण हैं, तो चौक के कणों को हम देख सकते हैं। अगर हम कहीं पर टीचिंग कर रहे हैं, चौक से लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, तो चौक के कण हमें बिखरे हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो हम अणु की बात कर रहे हैं, कण ही मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, और अणु को यदि हम और भी छोटे भाग में देखें तो वह परमाणु कहलाता है। तो अब मैं इससे आगे का अगले दिन आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें और अपनी बुक में देखें और उसे समझते हुए आगे की जो परिभाषाएं हैं उनको आपको समझ में आएंगी वो, और उनको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू।